हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रिकार्डो का लगान का सिद्धांत यानी कि रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो ये रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है ये क्या है, किस तरह से है और इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि रिकार्डो का लगान का सिद्धांत ये दरअसल है क्या। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि रिकार्डो का लगान का सिद्धांत ये दरअसल है क्या। रिकार्डो के अनुसार जो लगान है, लगान भूमि की कुल उपज का वो भाग होता है जो भूमिपति है यानी कि जो भूमि का मालिक है उसको भूमि के मूल और अविनाशी जो शक्ति होती है लैंड की उसके प्रयोग के बदले में प्राप्त होता है। यानी कि रिकार्डो ने बताया है कि जो लगान होती है, लगान वो लैंड की कुल उपज का वो भाग होता है जो भूमिपति को दिया जाता है उसकी लैंड के उपयोग के बदले में, वो होती है लगान। और इस सिद्धांत के माध्यम से रिकार्डो ने कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की है जिन मान्यता पे आधारित ये आगे सिद्धांत बताया गया है कि किस तरह से लगान का निर्धारण होता है। जिसमें कि सबसे पहले कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता होती है और जो भूमि है, भूमि की पूर्ति सीमित होती है, भूमि को हम बढ़ा नहीं सकते हैं, वो निश्चित मात्रा में है लैंड। और जो लगान है, लगान कीमत निर्धारित करती है। जब लगान देनी पड़ेगी, जब हम उत्पादन करेंगे तो उसकी कीमतें जरूर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से लगान कीमत को निर्धारित करती है। और जो लगान है, लगान दीर्घकाल में प्राप्त होता है। जब वो भूमि पर लगान दिया जाता है और उस भूमि पे हम उत्पादन करेंगे तो उसके लिए एक निश्चित टाइम पीरियड लगेगा। तो इस कंप्लीट प्रोसेस में एक टाइम लगता है। तो इस तरह से लगान एक दीर्घकाल में प्राप्त किया जाने वाला एक तरह से कुल उपज का वो भाग होता है जो भूमिपति को प्राप्त होता है। और कृषि क्षेत्र में घटते प्रतिफल के नियम लागू होते हैं, ये बताया गया इस सिद्धांत के माध्यम से। और लगान केवल भूमि से ही प्राप्त होता है। इसमें ये स्पष्ट किया गया है कि जो लगान है वो भूमि के बदले में ही प्राप्त होता है। और कृषि उपज की जो लागत है वो लागत श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर श्रम की मात्रा ज्यादा होगी तो कृषि की जो उपज है उसकी जो कीमत है, उसकी जो लागत है वो भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से कृषि की जो उपज की जो लागत है वो श्रम की मात्रा पर निर्भर करती है। जनसंख्या जब वृद्धि होती है तो ऐसे में कृषि वस्तुओं की मांग बढ़ती है। ये जाहिर सी बात है, जनसंख्या ज्यादा होने पर कृषि जो उत्पादन है उसकी मांग बढ़ेगी। और कृषि की जो उर्वरता है उसमें अंतर पाया जाता है। वो किस तरह से, कुछ अधिक उपजाऊ और कुछ कम उपजाऊ है। इन दो कैटेगरी में कृषि भूमि को डिवाइड किया गया है इस सिद्धांत के माध्यम से। और भूमि का केवल एक ही खेती का उपयोग है, अन्य वैकल्पिक उपयोग नहीं है, ये बताया गया है इस सिद्धांत के माध्यम से। इस तरह से ये कुछ मान्यताएं हैं इस सिद्धांत के अंतर्गत। आगे जो ये सिद्धांत है वो इन मान्यता पर आधारित दिया गया है। तो आगे किस तरह से ये बताया गया है इस सिद्धांत के माध्यम से लगान का निर्धारण कैसे होता है और किस तरह से होता है। जिसमें कि यहाँ पे विस्तृत खेती और गहन खेती के संदर्भ में बताया गया है। और विस्तृत खेती किस तरह से, इसे व्यापक खेती भी कहा जाता है जिसमें प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में श्रम और पूंजी का कम निवेश किया जाता है। और यहाँ पे जो लैंड है, लैंड की मात्रा बड़ी होती है, ज्यादा होती है और उसमें उत्पादन किया जाता है और वो भी कम श्रम और पूंजी के साथ। और इसे हम व्यापक खेती भी कहते हैं। और गहन खेती, गहन खेती इसे संघन खेती कहा जाता है।
इसमें जमीन का छोटा टुकड़ा होता है जिसपे अतिरिक्त मात्रा में श्रम और पूंजी में वृद्धि करके उत्पादन को बढ़ाया जाता है और इसमें हरासमान प्रतिफल के नियम लागू होते हैं। किस तरह से? यहाँ पे एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा होता है, उस पर अतिरिक्त मात्रा में लेबर एंड कैपिटल का प्रयोग करके यहाँ पे उत्पादन को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इस सिद्धांत के माध्यम से विस्तृत खेती और गहन खेती के संदर्भ में बताया गया है। और यहाँ पे जो लगान है, लगान किस तरह से स्थिति के अनुसार वो निर्धारित होता है। स्थिति किस तरह से? जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, जो लैंड की एक्चुअल में उसकी स्थिति है, उसके अनुसार लगान निर्धारित होता है। भूमि के उपयोग के लिए दिया जाने वाला जो लगान या रेंट है वो भूमि की स्थिति के अनुसार निर्धारित होता है। वो किस तरह से? जो स्थिति है लैंड की, वो उर्वरता में अंतर हो सकता है, स्थान में किस तरह से अंतर हो सकता है, तो इसके अनुसार अलग अलग जो उर्वरता होती है, स्थान होता है कि कहाँ पे किस जगह लैंड का रेट ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। तो इस तरह से जो डिफरेंस होता है, जो अलग अलग जो उर्वरता और स्थान के आधार पर जो अंतर होता है, उसके आधार पर लगान भूमि की जो गुणवत्ता और स्थान है उसके आधार पर वो निर्धारित होता है। ये जाहिर सी बात है, जब उर्वरता अधिक होगी तो यहाँ पे लगान यानी कि जो रेंट है वो भी ज़्यादा देना पड़ेगा, और जहाँ पे लैंड महंगी है वहाँ पे हमें लगान भी यानी कि रेंट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस तरह से स्थिति के अनुसार ये लगान निर्धारित होता है। तो इस तरह से आगे इस सिद्धांत के माध्यम से दुर्लभता के आधार पर किस तरह से जो लगान है, लगान डिसाइड होता है, वो भी इस सिद्धांत के माध्यम से बताया गया है। जब भूमि दुर्लभ होती है तो उस दौरान किस तरह से लगान होता है, जब दुर्लभ नहीं होती है तो उस तरह से लगान डिसाइड होता है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से दुर्लभता की स्थिति में जो लगान है वो किस तरह से होगा ये भी स्पष्ट किया गया है। जब तक जो लैंड है, जो भूमि है, वो दुर्लभ नहीं हो जाती है तब तक अन्न की कीमत स्थायी रूप से श्रम और पूंजी की औसत लागत से अधिक नहीं बढ़ सकती है। यानी कि जब तक हमारी लैंड दुर्लभ नहीं हो जाती है तब तक जो अनाज है, जो उत्पादन किया जाता है उस लैंड में, उसकी कीमत स्थायी रूप से श्रम और पूंजी की जो औसत लागत है उससे अधिक नहीं बढ़ सकती है। और अन्न की कीमत दीर्घकालीन संतुलन में श्रम और पूंजी की औसत लागत के बराबर होती है। दीर्घकाल में इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि अन्न की जो कीमत है वो श्रम और पूंजी की औसत लागत के बराबर होती है। तो इस तरह से दीर्घकाल में ये किस तरह से जो अनाज है, अनाज का उत्पादन किया जा रहा है उस लैंड में, उसकी कीमत श्रम और पूंजी की औसत लागत के बराबर वो हो जाती है। और जब तक समस्त भूमि कृषि के लिए प्रयोग में नहीं हो जाती है तब तक भूमि पर कोई अतिरिक्त लगान प्राप्त नहीं होता है। यानी कि जब तक हम समस्त भूमि को कृषि के उपयोग में नहीं ला देते हैं तब तक भूमि पर किसी भी तरह का अतिरिक्त लगान प्राप्त नहीं होता है। वो किस तरह से? जब तक हम पूर्ण रूप से यूटिलाइज नहीं करेंगे लैंड को तब तक हमें अतिरिक्त लगान नहीं देना पड़ता है। और जब पूर्ण रूप से प्रयोग में कृषि भूमि को लाया जाता है तो उसके बाद हम अतिरिक्त लगान को देते हैं। ये इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। और जब तक भूमि मांग की तुलना में दुर्लभ यानी कि कम नहीं हो जाती है तब तक उसके प्रयोग का कोई भी लगान नहीं देना पड़ता है। दुर्लभता की स्थिति में ही हम लैंड के प्रयोग के बदले लगान देते हैं, क्योंकि जो लैंड है, लैंड का एकमात्र वैकल्पिक प्रयोग है वो है कृषि। कृषि के अलावा कोई भी
वैकल्पिक प्रयोग नहीं है। तो ऐसे में जब कृषि ही एकमात्र उसका प्रयोग है और कृषि के में प्रयोग में लाने लाने पर हमें लगान देना होता है, तो ऐसी स्थिति में जब तक भूमि दुर्लभता से कम नहीं हो जाती है तब तक हम लगान नहीं देते हैं। जब दुर्लभता की स्थिति में लैंड का उपयोग होता है तब हमें लगान देना होता है। और एकमात्र उपयोग होने के चलते अगर हमें रेंट देना पड़ेगा, तो ऐसे में किस तरह से अधिकांश स्थिति में जो लैंड है वो लैंड उपयोग में नहीं लाई जाएगी, तो ऐसे में वो बेकार हो जाएगी। तो इस स्थिति में जब एकमात्र उपयोग है वो भी कृषि, तो ऐसी स्थिति में उसे बेकार रखना सही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसे उपयोग में लाना ही होगा कृषि के लिए, और वो भी उसके बदले में लगान तब मिलेगा जब भूमि की मांग किस तरह से वो दुर्लभता से कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगान देना पड़ता है, और एकमात्र उपयोग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस थ्योरी का। और दुर्लभता लगान आवश्यक रूप से भूमि की स्थिति और निश्चित पूर्ति का परिणाम है, और मांग बढ़ने पर अधिक भूमि की उपलब्धता नहीं हो सकती है। यानी कि एक तो यह कि दुर्लभता की स्थिति में जब कम हो भूमि तो ऐसी स्थिति में लगान देना पड़ता है, और अगर ऐसी स्थिति हो कि डिमांड अधिक हो भूमि की, यानी कि कृषि उत्पादन के लिए भूमि की मांग अधिक हो, चाहे मांग कितनी भी क्यों ना हो, पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पूर्ति सीमित है, स्थिर है, हम भूमि को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से दुर्लभता लगान आवश्यक रूप से भूमि की स्थिर और अनिश्चित पूर्ति का परिणाम है, जो मांग बढ़ने पर अधिक भूमि की उपलब्धता नहीं कर सकता है, यानी कि उसकी पूर्ति नहीं कर सकता है। तो इस तरह से डिमांड चाहे कितनी भी हो, सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से ये दुर्लभता लगान के संदर्भ में इस सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है। अब आगे इस सिद्धांत में बताया गया है कि भेदात्मक जो लगान है वो किस तरह से होता है। उत्पादकता अथवा उर्वरता में अंतर विभिन्न प्रकार की भूमि पर काम करने वाले विभिन्न जो कृषक है, कृषकों की उत्पादन लागत में जो अंतर है वो उत्पन्न कर देता है। वो किस तरह से, जो किसी भी भूमि की जो उर्वरता है या उत्पादकता है, जो उसमें अंतर है, वो किस तरह से जो उस भूमि पर काम करने वाला जो कृषक है उसकी उत्पादन लागत में अंतर उत्पन्न कर देता है। ये जाहिर सी बात है, जब जिस लैंड की उर्वरता या उत्पादकता ज़्यादा है तो यहाँ पे जो काम करने वाले जो कृषक है उन कृषकों की जो लागत है वो लागत में अंतर पैदा कर देगा। जो लैंड ज़्यादा उर्वरक है, ज़्यादा उत्पादक है, वहाँ पे किस तरह से अलग लागत होगी, जो कम उर्वरक है वहाँ पे अलग लागत होगी। तो इस तरह से श्रेष्ठ अथवा अधिक उत्पादक भूमि पर काम करने वाले कृषकों का औसत लागत वक्र घटिया अथवा कम उपजाऊ भूमि पर काम करने वाले कृषकों की तुलना में कम स्तर पर होगा। जाहिर सी बात है, कम उपजाऊ और ज़्यादा उपजाऊ में जो लागत है उसमें अंतर आएगा, जो भेदात्मक लागत के संदर्भ में इस सिद्धांत के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है। और रिकार्डो ने लगान को उत्पादन लागत का भाग नहीं माना है, जबकि जो लगान है लगान कीमत द्वारा निर्धारित होता है। तो इस तरह से ये रिकार्डो ने इस सिद्धांत के अंतर्गत ये स्पष्ट किया है कि किस तरह से जो लगान है लगान का निर्धारण होता है
और जो ये सिद्धांत है रिकार्डो का लगान सिद्धांत, इस सिद्धांत के अंतर्गत कंप्लीट रूप से रिकार्डो ने यह बताया है कि किस तरह से लगान का निर्धारण होता है, किस तरह से लगान के निर्धारण में ये अंतर पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने इस कंप्लीट थ्योरी को समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।